मुझे अच्छी तरह याद नहीं कि मैंने कब उस शख्स के बारे में मुतजस्सिस होना शुरू किया, लेकिन ये एहसास ज़रूर है कि वो पहले दिन से ही मुझे दूसरों से कुछ अलग थलग और थोड़ा सा पुरस्कार लगा था। वो तकरीबन 45-50 साल का एक दराज कद, सुर्ख सफ़ेद और सेहतमंद आदमी था। चेहरे पर घनी मूछें थीं जिनमें सफ़ेद बालों का गलबा था। आमतौर पर वो नफीस किस्म की स्याह शेरवानी और कलफ लगी सफ़ेद बुराक शलवार में मलबूस नजर आता। सर पर कभी जिनाह कैप होती और कभी पेशावरी कुल्ला, जिसका अकड़ा व शिमला उसे और ज्यादा बारूब बना देता। खासी उम्र होने के बावजूद वो तन कर चलता और चमकते बूटों में उसके पांव बड़ी मजबूती से जमीन पर पड़ते नजर आते। उसकी दो आदतें मैंने शुरू से ही नोट की थी। एक तो ये कि वो कभी नंगे सर नजर नहीं आता था और दूसरे ज्यादातर नजरें झुकाकर चलता था। मैंने कभी उसे बिला मकसद इधर उधर देखते हुए नहीं पाया। पेशे के एतबार से मैं अखबार नवीस हूं और एक रोजनामे में क्राइम रिपोर्टर के तौर पर काम करता हूं। हर चीज को गहरी नजर से देखना मेरी आदत बन चुकी है। मैं जिस इलाके में रहता हूं वो कदरे खुशहाल मुतवसत तबके की आबादी है। मेरे घर से एक घर छोड़कर वो एक खुशनुमा और नए तामीर शुदा मकान में बतौर किराएदार आया था। मैं जिस वक्त काम पर जाने के लिए घर से निकलता था उस वक्त अमूमन वो वापस आ रहा होता था। पहले वो करीबी स्टॉप से वैगन से उतरकर थोड़ा सा पैदल चलकर घर आ रहा होता। फिर कुछ दिन बाद उसके पास एक पुरानी सी मोरस नजर आने लगी, यानी पुरानी कार। उसके घर के सामने से मोटरसाइकिल पर गुजरते वक्त 2-3 मरतबा मैंने उसकी बीवी को भी बरामदे में खड़े या मुख्तसर से लान में कुर्सी पर बैठकर निटिंग करते हुए या कोई रसाला वगैरह पढ़ते देखा। वो पुख्ता उम्र की एक लंबी तरंगी औरत थी, गोरी रंगत जिसमें हल्की सी जर्दी झलकती थी। बालों में कहीं कहीं सफ़ेदी नजर आती थी और उनका वो बड़ी मजबूती से जूड़ा बनाकर रखती थी। एक बार वो गेट के करीब खड़ी थी तो मैंने उसके माथे पर बिंदिया देखी, लेकिन ये बिंदिया बाद में कभी नजर नहीं आई। उसी रोज करीब से गुजरने की वजह से मुझे उसकी आंखें देखने का भी इत्तफाक हुआ। उन आंखों के गिर्द स्याह हल्के थे, जैसे वो कुछ अरसा पहले तक बीमार रही हो, लेकिन इन हलकों के दरमियान उसकी आंखें, मैंने जिंदगी में शायद ही कभी ऐसी आंखें देखी हों। उनमें एक बर्फीली सी उदासी मुंजमद नजर आती, लेकिन उस उदासी में एक अजीब सी चमक थी, जैसे सर्द हवाओं के अकब से कभी कभी बिजली चमक उठती है। मैं उन आंखों का मजमूई तासुर लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। बस इतना कह सकता हूं कि जब उसने उन बड़ी बड़ी और मुंजमद और गहरी आंखों से मेरी तरफ देखा तो मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सर्द सी लहर दौड़ गई थी और गालिबन एक सेकंड के हजारवें हिस्से के लिए मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं दूर कहीं तारीख खंडरात के एक लामतनाही सिलसिले में धकेल दिया गया हूं, जहां हर तरफ हशरातुल अर्ज रेंगते फिर रहे हैं और या खवाएं कानों में सीटियां बजाती गुजर रही हैं। लेकिन जैसे ही मैं गेट क्रॉस कर गया मेरे हवास मुझे हकीकत की दुनिया में ले आए। लेकिन मजीद कई मिनट तक मेरी उंगलियां मोटरसाइकिल के हैंडल पर बेचैन सी रहीं। उन दोनों मियाँ बीवी के यहाँ औलाद कोई नहीं थी और ना ही उन्होंने कोई मुलाजिम वगैरह रखा था। मैंने कभी किसी तीसरे फर्द को उनके घर की चार दीवारी में नहीं देखा। उन्हें इस इलाके में आए 1.5-2 माह गुजर चुके थे, लेकिन ना तो मैंने मर्द को कभी आसपास के किसी आदमी से बातचीत करते देखा और ना ही औरत को कभी किसी हमसाई की तरफ मुतवज्जो पाया। यूं लगता था कि वो अपनी महदूद सी दुनिया में मगन है। ना ही वो किसी की ज़रूरत महसूस करते हैं और ना किसी से रब्तो ज़ब्त पैदा करना पसंद करते हैं। सौदा सलफ भी मर्द खुद लाता था। औरत को कभी मैंने गेट से बाहर नहीं देखा। एक रात 2 बजे के करीब मैं अखबार की कॉपी प्रेस में जाने के बाद दफ्तर से वापस आ रहा था। अपनी कॉलोनी का मोड़ मुड़ने के बाद मैं उस छोटी सी गली में हो लिया जो हमारे मकान के अकब में पहुंचती थी। ये एक तरह का शॉर्टकट था जिससे मैं ज़रा जल्दी घर पहुंच जाता था। अपनी गली में पहुंचकर उस शख्स के मकान के अकब से गुजर रहा था कि मेरी नज़र एक कमरे की खिड़की के शीशे पर पड़ी। पूरे मकान पर तारीकी छाई हुई थी, लेकिन उस कमरे में रोशनी थी। खिड़की के अकब में गिरा हुआ पर्दा एक लम्हे के लिए गालिबन पंखे की हवा से फड़फड़ाया था और उसी एक लम्हे मुझे रोशन शीशे पर एक साया नजर आया, चौड़े चकले कंधों वाला एक साया जिसका सर गोल और गर्दन भी सर की सेध में उतनी ही मोटी नजर आ रही थी। कुछ अजीब सी शबीह थी। वो जो कोई भी था गालिबन मेरी मोटरसाइकिल की आवाज़ सुनकर
यकलख्त उस तरफ एक तरफ को हो गया कि उसका साया रोशन शीशे पर से गायब हो गया और उसी लम्हे खिड़की पर पर्दा भी दोबारा गिर गया। ये सब कुछ बामुश्किल 2 या 3 सेकंड में हुआ और मैं ठिठकते ठिठकते भी अपने घर के अकबी दरवाजे तक पहुंच गया। अकबी दरवाजे को मैं बाहर से ताला लगाकर जाता था। ताला खोलकर जब मैं मोटरसाइकिल अंदर ले जा रहा था तब भी मेरा जहन उसी साए में उलझा हुआ था जो मुझे अपने हमसाये की खिड़की के रोशन शीशे से एक लम्हे के लिए दिखाई दिया था। वो था तो यकीनन किसी आदमी का साया, लेकिन उसका सर और गर्दन कुछ अजीब सी थी। दफतन एक ख्याल बिजली के कूंदे की तरह मेरे जहन में लपका। अगर किसी आदमी ने कंधों तक पहुंचने वाली नकाब पहन रखी हो तो उसका साया बिल्कुल ऐसा होगा। इसका मतलब है कि उस कमरे में कोई नकाब पोश मौजूद था। मोटरसाइकिल अंदर खड़ी करके मैंने अपने कमरे में से पिस्तौल निकालकर पतलून की जेब में रखा। बड़ी आहिस्तगी से दरवाजे को दोबारा ताला लगाया और गली में दबे पांव चलता हुआ उसी कमरे की खिड़की तक आ गया। खिड़की मेरे कंधों तक की बुलंदी पर थी। मैंने खिड़की पर कान लगा दिया। अंदर किसी किस्म की कोई आवाज नहीं थी। अगर वो कोई चोर था तो लाजमन उसे सामान के साथ छेड़छाड़ करना चाहिए थी और उसकी आवाज यकीनन थोड़ी बहुत मुझे भी सुनाई देना थी, क्योंकि कमरे में से किसी के सांस लेने की हल्की हल्की आवाज मुझे सुनाई दे रही थी। लेकिन ये किसी ख्वाबीदा इंसान की आवाज थी, यकसां हमवार और कदरे खड़खड़ाती हुई। पुलिस आमतौर पर जब किसी थोड़े बहुत पढ़े लिखे मुजरिम को पकड़ती है तो उससे बात सुनने में आती है कि जी मैं मार धाड़ की फिल्में देखकर और जासूसी लिटरेचर पढ़ पढ़कर जराइम की तरफ राग़िब हो गया था। इत्तफाक से मैं अंग्रेजी जासूसी और एक्शन फिल्में बाकसरत से देखता हूँ और जासूसी लिटरेचर भी बड़ी पसंदीदगी से पढ़ता हूँ, लेकिन उन फिल्मों और लिटरेचर ने मुझे जुर्म की तरगीब देने के बजाय मुजरिम को ज़ाती तौर पर पकड़ने का शौक़ बख्शा है, क्योंकि अक्सर फिल्मों और कहानियों का इख्तिताम यही होता है कि मुलजिम किस तरह एक छोटी सी गलती से पकड़ा गया। मेरे ख्याल में तो जुर्म और सज़ा की फिल्मों और कहानियों में तरगीब का पहलू शाज़ो नादिर ही होता है। जुर्म का रुझान तो उन मुजरिमों के जहनों में पहले से मौजूद होता है जो पकड़े जाने के बाद फिल्मों और लिटरेचर पर अपनी बदफितरती और बदअमाली का बोझ लादने की कोशिश करते हैं। अगर किताबों और फिल्मों से कोई मुजरिम बन सकता तो आज डेल कार्नेगी की किताबें पढ़ पढ़कर हर आदमी दुनिया का हर दिल अजीज, अमीर तरीन और कामयाब तरीन आदमी भी तो बन सकता है। ये सब कुछ सोचते हुए मैं खिड़की से लगा सांसों की आवाज़ चंद लम्हे तक सुनता रहा। फिर उन सांसों की आवाज़ बेरब्त और गैर वाज़ेह सी हो गई और मैंने मसहरी की बहुत हल्की चिरचिराहट भी महसूस की। कहीं नकाबपोश डाकू मसहरी पर सोए इंसान के मुंह पर हाथ रखकर उसका गला तो नहीं घोंट रहा। इस ख्याल ने मुझे एक लख्त बेचैन कर दिया। मैं भागता हुआ दीवार के उस हिस्से तक जा पहुंचा जहां से लॉन शुरू होता था। यहां से दीवार पर चढ़ा और दूसरी तरफ कूद गया। लॉन से भागता हुआ मैं बरामदे में आया। ड्राइंग रूम का दरवाज़ा अंदर से बंद था। सामने दूसरा कोई दरवाज़ा नहीं था। पंजों के बल दौड़ते हुए मकान के पहलू में आ गया। यहाँ एक छोटा दरवाज़ा और कुछ फासले पर एक छोटी खिड़की थी। ये दरवाज़ा भी अंदर से बंद था। अलबत्ता जब मैंने खिड़की पर हाथ का दबाव डाला तो वो खुल गई। अंदर अंधेरा होने के बावजूद मुझे अंदाज़ा हो गया कि यह किचन की खिड़की है, क्योंकि अंदर से एक मखसूस महक आई थी। लाइटर जलाकर मैंने अंदर का जायज़ा लिया। फर्श ज़्यादा ऊंचा नहीं था। लाइटर जल्दी से बुझाकर मैंने खिड़की की चौखट पकड़कर पहले अपनी टांगें अंदर दाखिल की और फर्श पर पांव टिकाकर जिस्म को बल देकर अंदर पहुंच गया। किचन का अंदर वाला दरवाज़ा खोलकर जब मैंने दूसरी तरफ झांका तो मध्यम सी रोशनी में वहां डाइनिंग टेबल वगैरह नजर आए। गालिबन ये ड्राइंग और डाइनिंग रूम था। उसके धुंधले शीशों वाली खिड़की पर पर्दों के बावजूद बहुत हल्की सी रोशनी बराबर वाले कमरे से आ रही थी। बराबर वाला कमरा रोशन था और वही मेरे अंदाजे के मुताबिक वो कमरा था जहां कुछ हो रहा था। दबे पांव ड्राइंग रूम में दाखिल होकर मैं सोफों और कुर्सियों से बचता बचाता उस दरवाजे तक जा पहुंचा जो रोशन कमरे में खुलता था। दरवाजे पर मैंने हाथ रखा ही था कि वो खासा खुल गया। मैं झुककर एक कदम पीछे ओट में हो गया, क्योंकि खुलते हुए दरवाजे पर यकीनन अंदर मौजूद आदमी या आदमियों की नज़र पड़ सकती थी। कई सेकंड तक मैं सांस रोके खड़ा रहा, लेकिन कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर न हुआ। तब मैंने आगे बढ़कर एक आंख दरवाजे की दर से लगाकर अंदर झांका। अंदर कोई भी नहीं था। मैंने आंखें मलकर दोबारा अंदर देखा। हकीकतन वहां कोई नहीं था। वो खिड़की जिसके शीशे पर मैंने नकाबपोश का साया देखा था पर्दे में छुपी हुई थी।
लेकिन महसूस यही होता था कि वो बंद है। ये कमरा ख्वाब का था। दरमियान में एक डबल बेड पड़ा था, जिसकी चादर की शिकनें बता रही थी कि कुछ देर पहले यहां तक कोई महवे ख्वाब था। एक गोशे में सिंगार मेज थी, जिस पर मेकअप का सामान बेतरतीबी से पड़ा था। बेड के ऐन करीब जनाना स्लीपर पड़े थे। अभी मैं गौर कर ही रहा था कि इस कमरे में मौजूद फर्द या अफराद कहाँ गए। दफतन मेरी नज़र कमरे के गोशे पर पड़ी, जहां कालीन उल्टा हुआ था। उसके नीचे खला नजर आ रहा था। उल्टे हुए कालीन पर एक चौकोर मोटा सा तख्ता रखा नजर आ रहा था। तख्ता बड़ी नफासत से तराशा हुआ था और उसकी बलाई सतह पर ऐसा पेंट किया गया था कि वो फर्श का ही एक उखड़ा हुआ टुकड़ा नजर आता था। उसे अगर खला पर रख दिया जाता तो फर्श बिल्कुल हमवार और बेजोड़ नजर आता। ये खला यकीनन किसी तहखाने का रास्ता था। फूंक फूंक कर कदम रखते हुए मैं उस खला तक पहुंचा और मेरे ख्याल की तस्दीक हो गई। वहां से सीढ़ियां नीचे जा रही थी। ये घर गुज़श्ता दिनों मेरे देखते ही देखते तामीर हुआ था, लेकिन यह देखकर मुझे हैरत हुई कि उसमें कोई तहखाना भी है। तहखाने से रोशनी तिरछे जाविये से सीढ़ियों पर पड़ रही थी। मैंने घुटनों के बल बैठकर नीचे झांका, लेकिन तहखाना यकीनन सीढ़ियों के इख्तिताम से शुरू होता था, इसलिए यहां से कुछ नजर नहीं आ रहा था। तहखाने में उतरना खतरे का बायस भी हो सकता था, लेकिन किसी इंकशाफ की उम्मीद ने मेरे खौफ पर गलबा पाया हुआ था। इतना वक्त नहीं था कि मैं अपनी मदद के लिए किसी को बुलाकर लाता। इतनी देर में न जाने क्या से क्या हो जाता। अल्लाह का नाम लेकर मैंने रिवॉल्वर मजबूती से थामा और सीढ़ियों से पहला कदम नीचे रख दिया। जब मैं 7वीं सीढ़ी पर पहुंचा तो मुझे तहखाने का मंजर नजर आने लगा, और यह मंजर बहुत भयानक था। मेरे सामने फर्श पर एक औरत के अज़ा बिखरे पड़े थे। एक तरफ टांगें जो पैरों से महरूम थीं, उनके पास ही पैर अलहदा कटे पड़े थे। बरहना धड़ जिससे बाजू अलहदा किए जा चुके थे, और एक तरफ औरत का सर कटा हुआ पड़ा था, जिस पर लंबे लंबे बाल छतरी की तरह फैले हुए थे, मगर चेहरे का काफी हिस्सा नजर आ रहा था। और ये चेहरा मेरे पुरस्रार पड़ोसी की बीवी का था। उसकी वो आंखें जिनमें झांक कर एक मर्तबा मेरा वजूद झंझना कर रह गया था, उस वक्त बंद थी, और उसके चेहरे पर कर्ब या अजियत की कोई नक्श नहीं था। ये लगता था कि वो बड़ी गहरी नींद सो रही है। अपने तमाम तर खौफ के बावजूद मैंने ये बात महसूस की कि फर्श पर खून का एक कतरा तक नहीं था। ऐसा महसूस होता था जैसे मोम के मुजस्समे को किसी ने तेज धार आले से तराश कर टुकड़े टुकड़े कर दिया हो, और तराशने वाला अभी फौरन ही मुझे दिखाई दिया। ये गालिबन वही नकाब पोश था जिसका साया मुझे ख्वाबगाह की खिड़की के शीशे पर नजर आ रहा था। वो मजबूत तनोतोश का एक चौड़ा चकला आदमी था, जिसका चेहरा गर्दन से लेकर सर के बालों तक स्याह नकाब में छुपा हुआ था। सफेद शलवार कमीज पहनी हुई थी, और उन कपड़ों पर भी खून का जरा सा धब्बा तक नहीं था। उसका दायां पहलू मेरी तरफ था, और उस वक्त वो अपने काम में बड़ी तुंदही से मशगूल था। उसके हाथ में एक वजनी चमकदार तेगा था, और दूसरे हाथ में मकतूल औरत का दूसरा बाजू। उसके सामने लकड़ी का एक बड़ा सा गोल टुकड़ा फर्श पर रखा था, जैसा कि अमूमन कसाईयों के पास कीमा कूटने के लिए होता है। उस टुकड़े पर वो औरत का कटा हुआ बाजू रखकर तेगे से उसकी उंगलियां काट रहा था। ठक ठक की 2 आवाजों के साथ मेरे सामने औरत की 5 उंगलियां कटकर फर्श पर बिखर गईं। नकाब पोश अकड़ू बैठा बड़ी महारत से, जल्लादों से भी ज्यादा शकील कल्बी का यह काम अंजाम दे रहा था। वो अकड़ू बैठा एक खून आशाम दरिंदा लग रहा था। एक बार फिर उसका हाथ बुलंद हुआ और तेगे की चमक मुनक्किस होकर मेरे चेहरे पर पड़ी, और दूसरे ही लम्हे ठक की आवाज के साथ कटे हुए बाजू से बगैर उंगलियों वाला हाथ भी कटकर फर्श पर आ गिरा। खौफ ने मेरी रगों में खून मंजमिद कर दिया था, और चंद लम्हों के लिए मैं भूल गया था कि मैं कौन हूं और किस मकसद के लिए इतनी तगदो करके जान हथेली पर रखकर यहां तक पहुंचा हूं। दफतन मुझे झुरझुरी सी आ गई। मैंने अपने हवास मुजतमा किए और रिवॉल्वर का रुख उसकी तरफ करते हुए मजबूत लहजे में ललकारा, खबरदार, अपनी जगह से हरकत न करना। वो इस तरह उछला जैसे उसके कदमों में बम फटा हो। तेगा उसके हाथ से छूट गया। मेरी तरफ मुड़कर वो सीधा खड़ा हो गया। नकाब के 2 सुराखों में से उसकी खूनी आंखें मुझे घूर रही थी। खूनी और दरिंदे, इस बेगुनाह औरत ने तेरा क्या बिगाड़ा था? मेरे अंदर जुर्रत आ गई। नकाब पोश ने मुझे बच्चों की तरह पिचकारा। इतना गुस्सा ठीक नहीं होता मिस्टर राशिद। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो जलील कुत्ते? मुझे अब खौफ की जगह तैश आ रहा था, इसलिए कि तुम्हारे दरवाजे पर तुम्हारी नेम प्लेट लगी है और मैं तुम्हारा पड़ोसी हूं। और हां देखो, गुस्से में आने और गाली गलौज करने की जरूरत नहीं। मैं जो कुछ कर रहा हूं दुरुस्त कर रहा हूं।
ये कहकर उसने बालों की तरफ अपनी नकाब पकड़कर ऊपर खींच ली। वो उस औरत का शौहर था। बहुत खूब। मैंने रिवॉल्वर को जुम्बिश दी। क्या अब तुम बताना पसंद करोगे कि किस मकसद के लिए तुमने इस बेचारी का खून किया है और अब इतनी बेदर्दी से इसके टुकड़े कर रहे हो? जरूर बताऊंगा, लेकिन पहले मुझे अपना काम कर लेने दो। उसने झुककर औरत का दूसरा कटा हुआ बाजू उठाया और तेगा उठाने को ही था कि मैंने रिवॉल्वर के ट्रिगर पर उंगली का दबाव बढ़ाते हुए कहा, बंद करो अपनी ये जलील हरकत और सीधे खड़े रहो। मिस्टर राशिद, उसने दोबारा सीधे खड़े होकर पुरसकून लहजे में कहा, मैं तुम्हारा मशकूर हूं कि यहां अकेले ही आए हो, पुलिस या मोहल्ले वालों को साथ लेकर नहीं आए, वरना मुझे अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाना मुश्किल हो जाता। बेफिक्र रहो, मैं अपना काम मुकम्मल करके अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दूंगा, लेकिन मेरे खिलाफ कोई कदम उठाने से पहले मेरी पूरी बात जरूर सुन लेना। हर खूनी के पास सुनाने के लिए एक दिलचस्प कहानी जरूर होती है, मैंने कहा, लेकिन मैं तुम्हारा ये खौफनाक ड्रामा मजीद देखना नहीं चाहता। मैं तुम्हारे करीब आने का खतरा भी मोल नहीं लूंगा। मैं एक हवाई फायर करूंगा। फायर की आवाज सुनकर यकीनन मोहल्ले वाले जाग जाएंगे। तब मैं तुम्हारे हाथ पैर रस्सी से बांधकर पुलिस स्टेशन ले जाने का नाखुशगवार फर्ज अंजाम दूंगा। ये गजब न करना मिस्टर राशिद, वो जल्दी से हाथ उठाकर बोला, तुम बार बार मुझे खूनी कह रहे हो। क्या तुम्हें यहां खून का एक कतरा भी नजर आ रहा है? मैं तुम्हें इस रियायत से नहीं कह रहा कि तुमने इस बेचारी का गला घोंटकर या जहर देकर पहले ही हलाक कर दिया है। अब सिर्फ लाश को ठिकाने लगाने का बंदोबस्त कर रहे हो। बहरहाल तुम इसके कातिल हो, मैंने कहा। मेरे जवाब में वो तंजिया हंसी के साथ बोला, मैं कातिल? और फिर उसके चेहरे पर उदासी का गहरा रंग फैल गया। मैं तो मकतूल से भी ज्यादा मजलूम हूं मिस्टर राशिद, और मेरी कातिल ये है। ये कहते हुए उसने बड़ी हकारत से फर्श पर पड़े हुए औरत के सर को ठोकर मारी। सर लुढ़कता हुआ एक कोशे में चला गया। कातिल होने के साथ साथ तो मुझे तुम जहनी मरीज भी लगते हो, मैंने कहा, और फैसला कुन अंदाज में ट्रिगर पर दबाव बढ़ाया कि हवाई फायर कर सकूं। अचानक बिजली किसी फुर्ती से उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ औरत का कटा बाजू मुझ पर खींच मारा। रिवॉल्वर तो मेरे हाथ से नहीं छूटा, लेकिन तंग सीढ़ी पर खड़ा होने के बायस मैं लुढ़खड़ा गया और फौरन ही वो अकाब की तरह मुझ पर झपट पड़ा। उसने मेरा रिवॉल्वर वाला बाजू काबू में करके पीछे की तरफ मोड़ दिया और दूसरे हाथ से मेरे गिर्द शिकंजा डालकर वो रिवॉल्वर छीनने की कोशिश करने लगा। मैंने उसके पेट में घुटने से जरब लगाई। ये जरब अगर किसी आम आदमी को लगाई होती तो वो दर्द से दोहरा हो जाता, मगर उसने उफ तक नहीं की। दफतन हम दोनों सीढ़ी से लुढ़क गए और इस लुढ़कनी में उसने अपने आहनी हाथ से मेरी कलाई पर ऐसी जरब लगाई कि रिवॉल्वर मेरे हाथ से निकल गया। उसने ठोकर मारकर उसे दूर पहुंचा दिया। मैं उसकी गर्दन को कलाई की गिरफ्त में जकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मेरे अंदाजे से कहीं ज्यादा ताकतवर था। उधेड़ उम्र होने के बावजूद उसमें बला की फुर्ती थी। गुथम गुथा होकर लुढ़कते लुढ़कते कभी वो नीचे आ जाता और कभी मैं नीचे आ जाता। एक बार वो नीचे आया तो उसने हैरत अंगेज तरीके से मुझे घुटनों पर उठाकर दूसरी तरफ उछाल दिया। मैं दीवार से जा टकराया और एक लम्हे के लिए मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे तो वो एक लम्हा ही लगा, लेकिन गालिबन मैं कई मिनट के लिए बेखबर हो गया था, क्योंकि जब मेरे हवास बहाल हुए तो मेरे हाथ पुश्त पर बंधे हुए थे और मैं एक स्टूल पर दीवार के सहारे बैठा था। मेरे सामने वही शख्स बैठा था और इत्मीनान से अपने काम के आखिरी मराहिल पूरे कर रहा था। उसने औरत की लाश को हर जोड़ से काटकर छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर लिया था। तुम्हें होश आ गया? उसने तेगा एक तरफ रखते हुए कहा, मैं माजरत ख्वाह हूं कि तुम्हें शोर से बाज रखने के लिए मुझे थोड़ी सी सख्ती करना पड़ी, वरना मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं और ना ही तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाऊंगा। ये कहकर वो लाश के टुकड़े समेटने लगा। उसके नरम लहजे और मेहरबान अल्फाज के बावजूद मुझे अंदेशा हो रहा था कि अब गालिबन वो मुझे ठिकाने लगाने की तैयारी कर रहा है। इस तेगे की तेज धार को देखते हुए मेरे जिस्म में मौत की सनसनी दौड़ गई। मैंने चीखना चाहा और तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे मुंह पर रुमाल बंधा हुआ है। उसने लाश के सारे टुकड़े जमा करके एक चादर में बांधे, तेगा और लकड़ी का टुकड़ा उठाकर एक कोने में पड़े हुए संदूक में रखकर उस पर ताला लगा दिया। फिर उसने टुकड़ों की गठली उठा ली, जैसे कि लारी अड्डे की तरफ जाने लगा हो। आओ अब ऊपर चलें। उसने एक हाथ से सहारा देकर मुझे उठाया और आगे चलने का इशारा किया। मैं बेजान से कदमों से सीढ़ियां चढ़ने लगा, लेकिन अब मुझ में जिंदगी बच जाने की उम्मीद पैदा हो चली थी। गो के बंधे हुए हाथों के साथ मैं उस ताकतवर आदमी की किसी भी हरकत से अपना दिफा नहीं कर सकता था, मगर न जाने क्यों अब मुझे खतरे का एहसास कम हो रहा था। ऊपर ख्वाबगाह में पहुंचकर उसने गठली खोली और लाश के सारे टुकड़े बिस्तर पर फैला दिए। फिर उसी गठली वाली चादर में से अपनी बीवी का लिबास निकाला और टुकड़ों के ऊपर ही डाल दिया। फिर उसने मुझे बाजू से थामा और बड़ी नरमी से बोला,
आओ चलकर ड्राइंग रूम में बैठते हैं। यहाँ इस टुकड़े टुकड़े लाश की मौजूदगी में तुम मेरी बातें तवज्जो से नहीं सुन सकोगे। ड्राइंग रूम में आकर उसने बत्ती जलाई और मुझे एक सोफे पर बिठाते हुए बोला, अभी मैं तुम्हारे हाथ और मुंह नहीं खोलूंगा, क्योंकि फिलहाल तुम मुझे कातिल ही समझ रहे हो, इसलिए कभी शोर मचाना शुरू न कर दो। वो मेरे सामने दूसरे सोफे पर बैठ गया। उस वक्त वो एक नॉर्मल, शरीफ और मोअज़्ज़ज़ आदमी लग रहा था, जो अपने बेड से उठकर किसी मुलाकाती से मिलने ड्राइंग रूम में आकर बैठा हो। कोई उसे देखकर गुमान भी नहीं कर सकता था कि थोड़ी देर पहले ये शख्स एक तेज धार तेगे से एक औरत जो इसकी अपनी बीवी थी, उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर रहा था। उसने खला में किसी अनजानी चीज की तरफ घूरते हुए कहना शुरू किया, ये आज से 6 साल पहले की बात है। उन दिनों मैं कलकत्ता की एक गुंजान आबादी में रहता था। यूं तो पूरा कलकत्ता ही एक गुंजान आबाद शहर है, जिसका अंदाजा तुम इस बात से लगा सकते हो कि 10-12 लाख आदमी फुटपाथ पर जिंदगी बसर करते हैं। एक पूरी नस्ल इन फुटपाथों पर जन्म लेकर जवान हो चुकी है। जाहिर है कि इस शहर में रिहाइश का मसला कितना संगीन होगा, लेकिन मेरी खुशकिस्मती थी कि वहां मुझे मेरी जरूरत से ज्यादा वसी एक मकान मुयस्सर था। किस तरह मुयस्सर था, ये एक अलग कहानी है। बहरहाल वो मेरी जरूरत से ज्यादा वसी इसलिए था कि उसमें सिर्फ मैं और मेरी बेटी शुमाइला रहते थे। शुमाइला मेरी इकलौती बेटी थी और मेरी बीवी का इंतकाल तकरीबन 15 साल पहले हो चुका था। जिस वक्त का मैं जिक्र कर रहा हूं, उस वक्त शुमाइला लड़कपन से निकलकर जवानी की हदूद में दाखिल हो रही थी और मैं उसकी तरफ से बड़ा फिक्रमंद था, क्योंकि मैं सुबह ही सुबह कारोबार के सिलसिले में घर से निकलता था तो रात गए वापसी होती थी। उस दौरान शुमाइला मकान में तन्हा रहती थी। आबादी गुंजान थी, एक घर दूसरे घर में गोया पेवस था। इर्द गिर्द हर तरह के लोग रहते थे। कलकत्ता में यूं तो दुनिया की हर नस्लों कौम के लोग आबाद हैं, लेकिन मेरे मोहल्ले में अक्सरियत हिंदुओं की थी। मुसलमानों के घर 2 या 3 ही थे और उनका भी आपस में बहुत कम राब्ता था। वहां जिंदगी इस कदर कठिन है कि हर एक को अपनी अपनी पड़ी होती है और समाजी रब्तो ज़ब्त की तरफ ध्यान कम ही जाता है, ख्वाह वो लोग अकलियत वाले हों या अक्सरियत वाले। वो मकान जो मेरे पास था, उसके अकब में एक हाल नुमा वसी कमरा था, जो गालिबन उस हिंदू कुंबे की इबादत के लिए मखसूस था, इसलिए कि मेरे कब्जे में आने के बाद इसमें 1-2 घंटियां और अलमारी से हनुमान देवता और कृष्ण जी की 2 मूर्तियां निकली थीं, जिन्हें मैंने पिछली तरफ ही वाक़या छोटे से लॉन में दफन कर दिया। उन दिनों सकूते मशरकी पाकिस्तान का सान्या ताज़ा ही था और मुक्ति बाहिनी के हाथों से बच जाने वाले बिहारी महाजरीन की खासी तादाद दर बदर की ठोकरें खाती कलकत्ता में भी आन बिखरी थी। कुछ औरतें थीं जो बाजारों में बेची गई थीं, कुछ बच्चे थे जो सड़कों पर ढके छुपे अंदाज में भीख मांगते थे, कुछ बूढ़े या जवान थे, जिनमें से बेशतर अपने किसी न किसी जिस्मानी हिस्से से महरूम हो चुके थे और फाका कशी के आलम में फुटपाथ पर लोगों के कदमों में रुलते थे। अपने इन बेजुर्म मुसलमान भाइयों की हालत देखकर मेरा दिल खून के आंसू रोता था। कलकत्ता जैसे नामहरबान शहर में खुदा ने मुझे थोड़ी बहुत माली खुशहाली अता की थी, सो मैं अपने वसाइल के मुताबिक उन महाजरीन की जो मदद कर सकता था वो कर देता था। एक दिन मैं तबीयत की नासाजी और कुछ शदीद बारिश की वजह से काम पर ना जा सका। नाश्ते के बाद मैं बरामदे में ही कुर्सी डालकर बैठा कोई किताब पढ़ रहा था कि अचानक एक औरत ने दरवाज़ा खोलकर अंदर झांका। मेरी इजाज़त पाकर वो अंदर दलान तक आ गई। वो पक्की उम्र की एक शिकस्ता हाल औरत थी। किसी ज़माने में खूबसूरत रही होगी, लेकिन वक्त के बेरहम हाथों ने कबल अज वक्त उसके खदो खाल उजाड़ कर रख दिए थे। लिबास बोसीदा था, जो घुटनों से ऊपर तक मटियाले पानी में भीगा हुआ था। बाहर बारिश की वजह से सड़क पानी में डूबी हुई थी और वह लाजमन उसी में से गुजर कर आई थी। होठों पर पपड़ियां जमी हुई और आंखों में वहशत, चाल में नकाहत और चेहरे पर सदियों की मजलूमियत नक्श होकर रह गई थी। सेठ साहब, मुझे आपके घर में कोई काम मिल सकता है? उसने सहमी सहमी आवाज में कहा, गोया मेरी तरफ से कोई बदतरीन रद्द-ए-अमल उसके लिए पहले ही मुतवक्को हो। कैसा काम बीबी? मैंने नरम लहजे में पूछा। यही कोई झाड़ू पोंछा, बर्तन, खाना पकाना, कपड़े धोना, मैं सब कुछ कर सकती हूँ और सिर्फ 2 वक्त की रोटी चाहती हूँ। उसकी आंखें डुबडुबाईं। मुझे गली में किसी ने बताया था कि यह मुसलमानों का घर है, मैं भी मुसलमान हूँ, वो बोली। मैंने नाकदाना नजरों से उस औरत का सर से पांव तक जायजा लिया। मेरे तजर्बे ने मुझे यही एहसास दिलाया कि वो एक शरीफुल नफ्स मगर हालात की मारी औरत है। फिर मैंने तसव्वुर की आंखों से देखा कि अगर उसने नहा धोकर
साफ सुथरे कपड़े पहने हों और कुछ अरसा घरेलू माहौल में सुकून से गुजारा हो तो वो कैसी लगेगी। मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि वो एक माकूल और मुहज़्ज़ब औरत नजर आएगी और उसके वजूद से जो कराहत या नापसंदीदगी अब महसूस होती है वो दूर हो जाएगी। फिर मैंने ये गौर किया कि वाकई एक मुखलिस और अच्छी मुलाजमा की मौजूदगी में मेरी परेशानियां बड़ी हद तक कम हो जाएंगी। शुमाइला की तरफ से मुझे जो फिक्र लगी रहती है वो खासी कम हो जाएगी और आजकल जो मैं महज शुमाइला की वजह से अपनी बाज़ तवील कारोबारी सरगर्मियां मुलतवी कर देता हूं उन्हें जारी रख सकूंगा और शुमाइला के नातवां कंधों पर सयानी होने के बाद से जो घरदारी का बोझ पड़ा हुआ है वो हट जाएगा और वो भी नौमरी की फारगुल वक्ती से कदरे महजूज हो सकेगी। शुमाइला करीबी बैठी थी। मैंने सवालिया नज़रों से अपनी बेटी की तरफ देखा, गोया उससे मशवरा तलब कर रहा हूं कि इस औरत को मुलाजिम रखने के बारे में तुम्हारी क्या राय है। वो बेचारी पहले ही अपनी तन्हाइयों से बेजार थी। मुझे उसकी आंखों में एक उम्मीद नजर आई, गोया वो इसरार से कह रही हो, अब्बू इस औरत को घर में मुलाजमा रख लीजिए। मैंने एक लंबी सांस लेकर औरत की तरफ देखा जो उम्मीद भरी नजरों से मुझे देख रही थी। बैठ जाओ, मैंने कहा, मैं तुम्हें मुलाजमा रख लेता हूं, फिलहाल 1 माह के लिए आजमाइशी तौर पर, इसके बाद मुस्तकिल। तुम्हें खाना, कपड़ा और रिहाइश के अलावा 100 रुपये माहवार मिलेगा। तुम्हारे फराइज ये होंगे कि, और मैंने उसे घरदारी के सारे काम गिनवाए, अपने और शुमाइला के मुतालिक बताया। वो इजहार तशक्कुर के लिए मेरे पांव छूने को बढ़ी, मगर मैंने पांव पीछे हटा लिए और कहा, तुम इस घर में इज्जत से रहोगी क्योंकि तुम्हें मेरी बेटी की इज्जत की रखवाली भी करना होगी। तुम्हारा कोई अजीज रिश्तेदार वगैरह नहीं है? सब मारे गए हजूर। उसकी आंखें एक बार फिर नम हो गईं। खैर खैर, मैंने हाथ उठाकर कहा, अगर तुम एक अच्छी औरत साबित हुई तो तुम्हें इस घर में मेरी जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं होगी। उसने मुझे इतनी दुआएं दी जितनी जिंदगी में मुझे किसी ने नहीं दी। दिन गुजर गए, घर की हालत संवरती गई, शुमाइला खुश रहने लगी। मैं कुछ इत्मीनान से कारोबारी दौरों पर जाने लगा और वो औरत जिसका नाम शहनाज था बड़े सलीके की औरत नजर आने लगी। नए साफ सुथरे कपड़ों, अच्छी खुराक और घरेलू सुकून ने उसके रुखसारों पर कंदीलें रोशन कर दी। वो होंठ जो अनजाने अंदेशों से सूखे रहते थे रस भरे नजर आने लगे और वो बाल जो खुद रो झाड़ियों की मानिंद उलझे हुए थे रेशम के लच्छे बन गए। वो आंखें जो वक्त के खौफ से बुझ गई थीं सितारे बनकर झिलमिलाने लगीं। वो खदोखाल जो बोसीदा और मैले कुचैले लिबास की कब्र में दफन थे नई जिंदगी पाकर कौसे गजा बन गए। वो एक भरपूर औरत निकल आई और खूबी ये कि बला की सलीका श्वार, हुनरमंद, सुगढ़ और शाइस्ता कलाम थी। वो घर में रहते हुए सजती थी। कोई सौदा सलफ बेचने वाली औरत घर में आती तो उसे बेगम साहिबा कहकर मुखातिब करती और शुमाइला उसे खाला कहती। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, वो मुझे अच्छी लगने लगी थी। रात को जब वो मुझे ख्वाबगाह में दूध का गिलास देने आती तो बरसों के मेरे मदफून जज्बे मेरी कनपट्टियों पर हथौड़े बरसाने लगते, मगर हरामकारी मेरी तबीयत में नहीं थी। मैं सोचता रहा और सोचता रहा और आखिरकार एक दिन मैंने फैसला कर लिया, सुनो शहनाज, मैं चाहता हूं कि तुम ज्यादा बाइज्जत तौर पर इस घर में रहो। शुमाइला से तुम्हारा ज्यादा करीबी रिश्ता उस्तवार हो जाए और मैं मुनाफिकत का मरीज ना बनूं। तुम मुझसे निकाह कर लो। उसकी लंबी पलकें झुक गईं, रुखसारों की शफक कुछ और गहरी हो गई और होंठों के गोशे कमाने पने जैसी शर्म से कपकपा उठे। अगर आप मुझे इस काबिल समझते हैं तो। उसने झिझकते हुए नजर भरकर मुझे देखा और भागकर दूसरे कमरे में चली गई। फिर मेरा शहनाज के साथ निकाह हो गया। बरसों के झुलसते सहरा में रातों को ओस पड़ने लगी। शुमाइला भी बहुत खुश थी और बेशतर वक्त अपनी नई माँ के पहलू से लगी रहती थी। अब वो खैर से 16वें बरस में थी, मगर ममता को तरसा हुआ जहन माँ का वजूद पाकर बच्चों की तरह लाड करने लगा, नाज उठवाने लगा और रजिया भी उसे बच्चों की तरह ही सीने से चिमटा कर रखती और उसकी छोटी से छोटी मासूम जिद अवलीन फरीजा समझकर पूरा करती। मुझे यूं लगता कि किसी अनजानी नेकी के एवज मुझे जन्नत मिल गई है। घर में सुख हो तो घर से बड़ी जन्नत भी कौन सी है, मगर मुझे मालूम नहीं था। मैं इस बात से बेखबर था कि जन्नत के धोखे में दर हकीकत मैंने अपने घर में जहन्नुम के दरवाजे खोल लिए हैं। एक रोज मैंने शहनाज को बताया कि मैं कारोबार के सिलसिले में बंबई जा रहा हूं, 4 रोज बाद वापसी होगी या मुमकिन है 1 आध दिन ज्यादा ही लग जाए। उसने सलामती की दुआओं के साथ मुझे रुखसत किया। बंबई में मेरा काम 1 दिन में ही निमट गया और मैं दूसरे दिन रात की फ्लाइट से ही वापस रवाना हो गया। रात के तकरीबन 1 बजे मैं कलकत्ता पहुंचा।
मकान के सदर दरवाजे में फ्लश लॉक था, जिसकी डुप्लीकेट चाबी मेरे पास रहती थी, क्योंकि मैं शहनाज से शादी के बाद अमूमन बेफिक्री से रात गए तक काम धंधे निपटाकर वापस आया करता था और माँ बेटी के आराम में खलल डाले बगैर इत्मीनान से ताला खोलकर अंदर आकर लिबास बदलता और किचन में रखा खाना गर्म करके खाने के बाद ख्वाबगाह में जा पहुंचता। जब मैं बेड पर लेटता तभी शहनाज को मेरे आने का पता चलता। मुझे उम्मीद थी कि आज खिलाफे तवक्को मुझे बेड पर पाकर शहनाज बहुत खुश होगी, लेकिन जब मैंने अंदर आकर शुमाइला की ख्वाबगाह में झांका तो वो बिस्तर पर नहीं थी। फिर मैंने अपनी ख्वाबगाह में झांका, वहां शहनाज भी बेड पर नहीं थी। ये खिलाफे मामूल बात थी, वरना वो दोनों उस वक्त से बहुत पहले सो जाती थी। मैंने सोचा मुमकिन है वो दोनों मेरी अदम मौजूदगी को महसूस करते हुए हाल कमरे में आतिशदान के पास बैठी हों और गपशप कर रही हों। मैं हाल की तरफ बढ़ा तो कुछ दूरी से ठिठक गया। हाल से मध्यम आवाजें कुछ अश्लोक से पढ़े जाने की आवाज आ रही थी। हाल के करीब पहुंचते पहुंचते मुझे अंदाजा हुआ कि यह आवाज शहनाज की थी, मगर शहनाज और अश्लोक पढ़ रही हो, यह कैसे हो सकता है? मैं दबे पांव हाल की खिड़की की तरफ बढ़ा, जो खुली थी, और दीवार से लगते लगते खिड़की की चौखट तक जा पहुंचा और जरा सा सर आगे बढ़ाकर अंदर झांका। सबसे पहले मेरी नजर शुमाइला पर पड़ी, जो हाल के पुख्ता और ठंडे फर्श पर चित पड़ी थी। उसकी आंखें बंद हो रही थीं और वो गहरे गहरे सांस ले रही थी। उसके जिस्म पर कोई गर्म कपड़ा तक नहीं था, बस एक आम सी सूती साड़ी थी जो वो कभी कभार कोई काम काज करते वक्त पहन लेती थी। इससे पहले कि मैं उसे इस सर्दी में यूं पड़े देखकर बेताबी से आगे बढ़ता, मैं शहनाज को देखकर अपनी जगह पर दम बखुद रह गया। आज उसका रंग ढंग ही और था। उसने 4 खाने की एक सूती साड़ी खास हिंदवाना स्टाइल से बांधी हुई थी। मांग में सिंदूर और माथे पर तिलक था। वो आतिशदान के कॉर्नर्स के सामने दोनों हाथ बांधे, गर्दन झुकाए, आंखें बंद किए खड़ी झूम रही थी और कुछ अश्लोक पढ़ रही थी जो मेरी समझ से बालातर थे। और सबसे ज्यादा हैरत की बात यह थी कि उसके सामने कॉर्नर्स पर हनुमान की वही मूर्ति रखी थी जिसे मैं बागीचे में दफन कर चुका था। मूर्ति खूब साफ सुथरी नजर आ रही थी और दूर ही से चमकती दिखाई देती थी। दफतन शहनाज ने पढ़ना बंद कर दिया, लेकिन हाथ बदस्तूर बांधे रखे और आंखें भी बंद ही रखी, और जरा तवक्कुफ के बाद उसने मध्यम मगर साफ लहजे में कहना शुरू किया, ऐ देवता, तेरी इस दासी ने तेरी आज्ञा का पालन करते हुए इस मुसले के घर में रसाई हासिल कर ली, और आज वो शुभ घड़ी भी आ पहुंची कि मैं तेरे चरणों में आज एक कंवारी कन्या का बलिदान कर रही हूं। शुभ घड़ी देखने और तेरे दर्शन करने के लिए मैंने कैसे कैसे चरित्र दिखाए हैं वो तू जानता है। अब तू भी आ अपना वादा पूरा कर और मुझे दर्शन दे, और 1000 साल के लिए मेरी आत्मा को मेरे शरीर में कैद कर दे। मैं 1000 साल तक जिंदा रहकर जीवन की ऐशो इशरत देखना चाहती हूं। यहां तेरे आश्रम को नष्ट करने का उपाय मैंने कर दिया है, अब तू भी अपना वचन निभा। जब तक मैं उसकी बात का पूरा मतलब सही तौर पर समझता, उस वक्त तक हाल का फर्श यूं शक हुआ जैसे पिघले हुए मोम में उबाल आया हो, और जहां शुमाइला लेटी हुई थी उसके ऐन नीचे से मटियाले रंग की एक गोल सी सतह ऊपर उभरने लगी, और शुमाइला भी उसके साथ साथ बुलंद हो रही थी। जब यह सतह कुछ और बुलंद हुई तो मैंने देखा कि वो बहुत बड़ी खोपड़ी का एक ऊपरी हिस्सा था। फिर वो पूरी खोपड़ी फर्श से बाहर आ गई। शुमाइला उसके ऊपर ही लेटी हुई थी और उसकी एक टांग नीचे झूल रही थी। ये खोपड़ी कम से कम 8 फीट बुलंद थी और इस कदर भयानक के मुझे जैसे मजबूत असाब के मालिक पर भी लर्जा तारी हो गया। उसके मुंह से भयानक तारीख गड़े में 2 मुड़े हुए स्याह दांत नजर आ रहे थे, और उसकी एक आंख की जगह भी तारीख खला था, मगर दूसरी आंख जिंदा थी। उस आंख से खून टपक रहा था और डेला गोया शोले बरसा रहा था। ये आंख रफ्ता रफ्ता कुछ सुकड़ गई और किसी अजीमुल जुस्सा बंदर की आंख से मुशाबह नजर आने लगी, और उससे टपकता हुआ खून मुंजमद होकर रह गया। हत्ता के जो कतरे खोपड़ी पर से फिसल रहे थे वो भी अपनी जगह पर साकित हो गए। शहनाज या जो भी दर हकीकत वो थी सजदे में गिर पड़ी थी। दफतन ऐसी आवाज आई जैसे हजारों बंदर एक साथ खूखियाए हों। फिर एक मिनमिनाती आवाज ने कहा, जा दासी, तेरे मन की कामना पूरी होगी। उसके बाद वो खोपड़ी वापस फर्श में उतरने लगी। वो पूरी की पूरी वापस जमीन में धंस गई, और उसके साथ शुमाइला भी चंद लम्हे बाद मेरे सामने फर्श जूं का तू हमवार था, और खोपड़ी या शुमाइला का नामो निशान तक नहीं था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मुझे एहसास हुआ कि आखिर मैं यूं दम बखुद क्यों खड़ा रह गया। मेरी बेटी मेरी नजरों के सामने से गायब हो गई और मैं खड़ा रह गया। मेरी कनपट्टियां फटने लगीं। मैं चंद लम्हों तक शक और यकीन के दरमियानी खला में झूलता रहा।
फिर तेवरा कर जमीन पर गिरा और दुनिया माफिया से बेखबर हो गया। जब मुझे होश आया तो मेरा सर शहनाज के जानू पर था और वो हस्बे मामूल मेरी वफाशवार बीवी के रूप में मेरे चेहरे का पसीना अपनी साड़ी के पल्लू से पहुंच रही थी। मैं उछलकर उसके जानू से अलहदा हो गया। शुमाइला कहाँ है? मैंने फटी फटी आवाज में पूछा। हाय हाय, इतनी जल्दी आप भूल गए? शुमाइला वाली खबर सुनकर ही तो आप बेहोश हो गए थे। शहनाज की आंखों में आंसू भर आए। कौन सी खबर? मैंने वहशत से पूछा। मैंने आपको बताया था कि वो काफी दिनों से कलमी रसाले बड़ी लगन से पढ़ने लगी थी। मुझसे भी अक्सर फिल्मों और हीरोइनों की बातें करती रहती थी। आज मैं सोकर उठी तो वो गायब थी। अपने कपड़े और जेवर भी ले गई है। हाय, कितनी समझदार थी, मगर जाने कहां से उसके दिमाग में हीरोइन बनने का बेहुदा ख्याल पैदा हो गया। इतना अच्छा घर छोड़कर जाने की इस अंधेर नगरी में भटक रही होगी। मैंने तो सुबह से किसी के सामने इसी डर से जुबान नहीं खोली कि अपने कपड़े फाड़ेंगे तो अपना ही तन नंगा होगा। आपकी इज्जत का मामला था। वो अपने आंसू पोंछने लगी। बकवास बंद कर जलील औरत, दुनिया तुम्हारी बातों का यकीन जरूर कर लेगी, मगर मैंने अपनी आंखों से तुझे उस मूर्ति पर भेंट चढ़ाते देखा है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने दीवानगी के आलम में कहा। मैं उस वक्त भी इसी तरह शलवार कुर्ता पहना करता था और एक मौजूद शरीफ और कारोबारी आदमी होने के बावजूद अपनी हिफाजत के लिए नेफे में चाकू जरूर रखता था। वही चाकू मैंने निकाला और शहनाज की पसलियों में घोंप दिया। इसके ब्लाउज में सुराख हो गया, मगर उसके जिस्म से खून का एक कतरा तक ना निकला। मैंने पे दर पे 6 वार किए, मगर वो खड़ी हंसती रही। उसके जिस्म में चाकू यूं उतरता था जैसे गुंदे हुए आटे में उतरता है, और दूसरे ही लम्हे उसका जख्म भर जाता। मैं सर पकड़कर बैठ गया तो उसने हंसते हुए कहा, अगर तुमने सब कुछ देख ही लिया है तो अब सब्र करो। अगर तुमने ज्यादा शोर मचाया तो मैं दुनिया को यही कहानी सुनाऊंगी और तुम्हारी जग हंसाई होगी। तुम अब मेरी मुट्ठी में हो और मुझे 1000 साल तक कोई नहीं मार सकता। जब 1000 साल पूरे होने लगेंगे तो मैं एक कंवारी कन्या का बलिदान करके 1000 साल की उम्र और हासिल कर लूंगी। फिलहाल तुम मेरे ख्वाबगाह के साथी रहोगे। जब तुम बूढ़े होने लगोगे तो मैं तुम्हें चूसे हुए आम की तरह अपनी दुनिया से निकाल फेंकूंगी और कोई नया तंदुरुस्त और तवाना मर्द ढूंढ लूंगी। तुम अगर अपनी ये कहानी चीख चीख कर पूरी दुनिया को सुनाते फिरोगे तो आज के तरक्की याफ्ता दौर में रहने वाले तुम्हें पागल समझकर पत्थर मारेंगे। उसने एक हल्का सा कहका लगाया और उठकर बड़े सुकून से ख्वाबगाह की तरफ चल दी, हमेशा की तरह बल खाती, कमर लचकाती। उसके जाने के बाद मैंने ठंडे दिल से गौर किया। मैं एक अजीब से जाल में फंस चुका था। मेरे असाब जवाब दे रहे थे। थके हारे जहन ने बिलाखिर मशवरा दिया, दिलावर खान, इस गलीज फंदे से भाग निकल, भाग जा यहां से। मैंने चुपके से अपना ब्रीफ केस उठाया और दबे पांव बाहर को चल दिया। अभी मैंने बाहर के दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा ही था कि ऐसा महसूस हुआ जैसे सैकड़ों लचलजे मगर मजबूत बालों भरे घिनौने बाजुओं ने मुझे जकड़ लिया हो। मेरे कानों में बंदरों के खुखियाने की आवाज गूंजने लगी और वो अनदेखे बाजू मुझे ख्वाबगाह की तरफ खींचने लगे। मैं तकरीबन घसीटता हुआ ख्वाबगाह तक पहुंचा। वहां शहनाज खड़ी बाहें फैलाए मेरी मुंतजिर थी। भागकर जा रहे थे। उसने खनखनाती आवाज में कहा, अब मुझसे भागकर कहीं नहीं जा सकते। भागने की नीयत लेकर कभी घर से ना निकलना। तुम ख्वाह कहीं भी चले जाओ, लेकिन अगर मुझे छोड़कर जाने का इरादा कर रहे होगे तो ये मेरे चेले तुम्हें वहीं से खींच लाएंगे। और गैर मरी बाजुओं ने मुझे उसकी बाहों में धकेल दिया। उसके बाद जिंदगी यूं गुजरने लगी जैसे मैं किसी शैतानी पिंजरे में कैद हो गया हूं। शुमाइला की याद आती तो कलेजा फटने लगता। अपने आप पर गौर करता तो अपना वजूद से घिन आने लगती। कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या करूं, किधर जाऊं। काम काज के लिए हस्बे मामूल बाहर जाता था, लेकिन जब भी घर छोड़कर भागने का इरादा करता, अनदेखे सैकड़ों बाजुओं के गिरफ्त ने सड़क पर घिसटने पर मजबूर कर दिया। फिर इस खौफ से ये कोशिश ही तर्क कर दी कि लोग मुझे पागल न समझे। एक रोज काम से वापस आ रहा था। इशा का वक्त था। साइकिल रिक्शा एक गली से गुजर रहा था कि अचानक एक छोटी सी मस्जिद पर नजर पड़ी। मुसीबत में खुदा याद आता है। खुदा का घर देखकर मुझे भी ऐसा ही महसूस हुआ जैसे मैंने तलातुम खेज समंदर में रास्ता खो दिया था और अब मीनाराए नूर नजर आ गया है। मैंने साइकिल रिक्शा रुकवाया। रिक्शा खींचने वाले को जल्दी से 5 का नोट थमाया और बकाया लिए बगैर जल्दी से मस्जिद में घुस गया कि कहीं गैर मरी बाजू मुझे अंदर जाने से भी ना रोक दें। जमात हो चुकी थी और इक्का दुक्का नमाजी मस्जिद में रह गया था। मैंने वजू किया और जिंदगी में पहली बार इस कदर खुशू व खुजू से नमाज शुरू की कि सुकूने कल्ब से सीना अशना होने लगा। दिल के जख्मों में गोया ठंडक सी पड़ने लगी। नमाज न जाने मैंने कितनी देर में खत्म की। उसके बाद एक मर्तबा फिर सजदे में गिर गया।
मुझे एहसास हुआ कि आंसू मेरी आंखों से गिरकर चटाई को भिगो रहे हैं। मैं सिदके दिल से खुदा के हुजूर फरियाद करने लगा कि मुझे इस दुनियावी जहन्नुम के अजाब से छुटकारा अता फरमा। गालिबन दुआ मांगते मुझ पर गनुदगी सी तारी हो गई थी। मुझे कुछ ख्वाब की सी कैफियत महसूस हुई। मैं एक लकोदक सहरा में खड़ा था जहां बगोले मेरी चार तरफ रक्स कर रहे थे और हवा कानों में सीटियां बजा रही थी। दफतन सकूत छा गया। बगोले जमीन बोस हो गए और रेत की चादर को चाक करते हुए एक बुजुर्ग नमदार हुए। उनका चेहरा मैं गौर से न देख सका क्योंकि उनके चेहरे पर नजर न ठहरती थी। बुजुर्ग कहने लगे, आज तेरे बातिन में सच्ची ईमानी कुव्वत जागी है। ए दुनियादार, अल्लाह ताला की बारगाह में तेरी दुआ को शर्फ़े कबूलियत हासिल हुआ है। जो कुछ हम अब बताने वाले हैं उसे गौर से सुन और उस पर अमल करना। तेरे गिर्द मौजूद सब बलाएं इंशाअल्लाह तेरे ही हाथों अंजाम को पहुंचेंगी। ये उन्हीं बुजुर्ग की आवाज़ थी। उसके बाद उन्होंने मुझे 3 आयतें पढ़वाईं और जब वो मुझे हिफ्ज हो गईं तो फरमाया, हर जुमेरात को जब वो मलून औरत ख्वाबीदा हो तो ये आयतें पढ़कर फूंकना और बिला खौफो खतर किसी तेज धार आले से उसके टुकड़े कर डालना। सुबह होते ही वो फिर सालिम वजूद में आ जाएगी और सांसें भी हासिल करेगी, लेकिन जो ताकत उसने हासिल की है वो बहुत कम हो चुकी होगी। हर जुमेरात को ये अमल दोहराना होगा। उसे पता नहीं चलेगा कि ख्वाबीदा हालत में हर जुमेरात को उसका जिस्म टुकड़े टुकड़े हो जाता है। जिस जुमेरात को ये अमल 101 मरतबा मुकम्मल हो चुका होगा, उस रोज वो औरत टुकड़े टुकड़े हालत ही में पड़ी रह जाएगी। कोई शैतानी रूह उसके जिस्म में दाखिल ना हो सकेगी। तब तुम अगली रात इन टुकड़ों को नजरे आतिश कर देना और रिहाइश बदल देना। तू आज़ाद होगा और सुख चैन की जिंदगी गुजारेगा। अगर तूने दुनियादारी के साथ साथ दीनी फ़राइज़ को भी अपनाए रखा होता तो कोई शैतानी कुव्वत तुझ पर गलबा ना पा सकती। बहरहाल हमने खुदा का हुक्म पूरा किया। अब हम जाते हैं। खुदा हाफिज। ऐन उसी लम्हे किसी ने मुझे कंधे से थाम कर हिलाया। भाई, सजदे में सो गए हो क्या? अब उठो, हमने मस्जिद को ताला भी लगाना है। यहां मस्जिद में चोरियां भी हो जाती हैं। मैं हड़बड़ा कर उठा। वो एक नमाजी था जिसने मुझे चौंका दिया था। भाई, मुझे 2 रकत नमाज शुक्राना पढ़ लेने दो, इसके बाद मैं चला जाऊंगा, मैंने उस शख्स से कहा। बसरो चश्म, उस नमाजी ने कहा। मैं इंतजार किए लेता हूं। खुशी से मेरा रुआं रुआं कांप रहा था। मुझे निजात की राह मिल चुकी थी। चुनाचे ए मेरे नौजवान दोस्त, मैं हर जुमेरात को उस औरत के जिस्म के टुकड़े करता हूं। वो सुबह को फिर सही सालिम मेरे सामने होती है, लेकिन अब वो रोज बरोज सुस्त होती जा रही है। 96 जुमेरातें गुजर चुकी हैं। 5 हफ्तों की बात और है कि मैं निजात पा जाऊंगा। अब तुम्हें पता चला कि जो कुछ तुमने देखा उसका पसे मंजर क्या था। उस शख्स ने उठकर मेरे मुंह पर से रुमाल खोल दिया और बोला, अब तुम मेरी सुनाई हुई आप बीती पर इजहार राय कर सकते हो। मुझे इस कहानी पर यकीन नहीं आ रहा, मैंने अपने बंधे हुए हाथों को कसमसाते हुए कहा। आज के साइंसी दौर में कोई भी इस कहानी पर यकीन नहीं कर सकता। उस शख्स ने सोफे की पुश्त से सर टिका लिया और फिर कहने लगा, फिर मेरी सच्चाई का सबूत देखने के लिए तुम्हें सुबह होने का इंतजार करना पड़ेगा, ताकि तुम इस औरत को, जिसे मेरी बीवी की हैसियत हासिल है, जिंदा और सही सलामत देख सको। सुबह काज़िब के आसार नमदार हो रहे हैं। थोड़ी देर तुम्हें और तकलीफ उठाना पड़ेगी। उस आदमी के चेहरे पर थकन की तह में इत्मीनान और रास्तगोई की झलक तो महसूस हो रही थी, मगर मेरा जहन उसकी बात को कबूल करने में तजब्जुब का शिकार था। तुम्हें इंडिया से आए कितना अरसा गुजरा है? मैंने वक्त की गुजारी की खातिर बातें शुरू कर दी। 3 महीने, उसने मुख्तसर सा जवाब दिया। बिलफर्ज तुम्हारी कहानी पर यकीन कर भी लिया जाए तो, मैंने तवील सांस लेकर कहा, तब तुम्हें एक उलझन पेश आ सकती है। बकौल तुम्हारे, जब तुम्हारा अमल 101 मरतबा मुकम्मल हो चुका होगा, उस दिन तुम्हारी बीवी जिंदा नहीं हो सकेगी और तुम उसकी लाश के टुकड़े नजरे आतिश कर दोगे। तो पास पड़ोस के लोग आइंदा जब उसे यहां मौजूद नहीं पाएंगे तो हो सकता है कि कोई पुलिस को इतला कर दे। फिर क्या होगा? हाँ, ये तुमने काम की बात पूछी है, लेकिन मैंने इसका हल सोच रखा है। मैं इससे कई दिन पहले अपने मालिक मकान को बातों बातों में बता दूंगा कि मैंने अनकरीब अपनी बीवी को किसी बीमारी के इलाज के सिलसिले में लंदन भेजना है। उसको ठिकाने लगाने के बाद मैं बता दूंगा कि वो लंदन चली गई है और कारोबारी मसरूफियतों से ज़रा फरागत पाकर मैं भी जा रहा हूँ। उसके चंद दिन बाद मुझे लंदन से एक टेलीग्राम आएगा कि तुम्हारी बीवी का इंतकाल हो गया है। ये टेलीग्राम मेरा एक दोस्त भेजेगा। वो टेलीग्राम मालिक मकान को दिखाकर मैं रोता पीटता लंदन रवाना हो जाऊंगा।
और हकीकतन मैं कुछ अरसे बाद मालिक मकान को खत लिखूंगा कि मेरा अब वापस आने का कोई इरादा नहीं। मैं यहीं की शहरियत हासिल करने की कोशिश कर रहा हूं जहां मेरी बीवी दफन है, और इस मकान में जो सामान होगा वो मैं तोहफतन मालिक मकान के नाम कर दूंगा। वो यकीनन एक किराएदार के इस हुस्न सलूक से बहुत मुतासिर होगा। मैं लंदन से वापस जरूर आऊंगा, मगर इस शहर में नहीं, किसी और शहर में रहूंगा। पैसा मेरे पास काफी है, मैं कहीं भी कोई भी कारोबार शुरू कर सकता हूं, कारोबारी आदमी हूं। वो ये बताकर मुस्कुराया, गोया आने वाले निजात याफ्तगी के दिनों के तस्वुर से महजूज हो रहा हो। उसके बाद हम खामोश हो गए। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक खामोशी को छेड़ रही थी। लम्हा लम्हा बीतता रहा, हत्ता के 6:30 बज गए। उस वक्त 6:34 हुए थे जब मैंने ख्वाबगाह में से एक निस्वानी आवाज सुनी। किसी ने नींद के खुमार से बोझल लहजे में पुकारा, दिलावर क्या तुम गुसल खाने में हो? मैं अपनी जगह उछल पड़ा। दिलावर खान ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए यहीं से जवाब दिया, नहीं, मैं यहां ड्राइंग रूम में हूं, हमारे एक पड़ोसी आए हैं। उसने उठकर जल्दी से मेरे हाथ खोल दिए और मुझे पुरसकून अंदाज में बैठने का इशारा किया। चंद लम्हों बाद उसकी बीवी स्लीपर घसीटती हुई ड्राइंग रूम के दरवाजे में खड़ी हुई और चुंदियाई हुई आंखों से मुझे देखने लगी। वो बिलाशुबा वही औरत थी जिसका जिस्म मैंने टुकड़े टुकड़े होते देखा था, और उसके जिस्म पर वही लिबास था जो दिलावर खान ने उसकी लाश के टुकड़ों पर डाल दिया था। दिलावर खान ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, ये हमारे पड़ोसी राशिद साहब हैं। इनका कुत्ता कहीं गायब हो गया है, पूछने आए थे कि हमारे घर में तो नहीं आया। मैंने इन्हें बिठा लिया कि चलो इस बहाने तारुफ वगैरह ही हो जाए। मैं इस तमाम तर जहमत के लिए माजरत ख्वाह हूं। उसने इंतहाई मिलनसारी से मेरा हाथ थामते हुए कहा, लेकिन मैं मजबूर था। अगर ऐसा न करता तो मेरी सारी कोशिश पर पानी फिर जाता। मुझे उम्मीद है कि तुम अपने इस मुसीबत ज़दा भाई को माफ कर दोगे। उसने अपने नेफे से मेरा रिवॉल्वर निकालकर मुझे पेश किया और रुखसत करने के लिए दरवाजे तक आया। आज इस वाक़या को 57 साल गुजर चुके हैं। दिलावर खान अब न जाने कहाँ होगा। उसने निजात हासिल कर ही ली होगी और अपने मंसूबे के मुताबिक रुखसत हो गया था। उसके बाद से मैंने उसे दोबारा नहीं देखा। उसके साथ उस रात कश्तम कुश्ती में हड्डियों पसलियों को वाकई जहमत तो बड़ी हुई थी, लेकिन मैं फिर भी उसका मशकूर हूं कि वो जाते जाते मुझे एक हैरत अंगेज कहानी दे गया।